हेलो फ्रेंड्स, क्या होगा जब आपको पता चले कि आपकी हर एक हरकत पर नज़र रखी जा रही है। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप कहीं घूमने जाने के बारे में सोच रहे हैं और आपने ये बात किसी से शेयर की और अचानक आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप पे ट्रैवल डेस्टिनेशन के ही एड्स दिखने लगे। जी हाँ, हमारी हर एक बात पर नज़र रहती है। हम सोचते हैं कि हमने अपने फ़ोन या लैपटॉप पे पासवर्ड लगा दिया है या इंटरनेट ऑफ कर दिया तो कोई भी उसे ट्रेस नहीं कर पाएगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे ऊपर किसी की नज़र हमेशा बनी हुई है। किसकी नज़र? थोड़ा इंतज़ार कीजिए, अभी पता चल जाएगा। बस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। आज की हमारी कहानी स्नोडेन की है, जिसने ये बोल के पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया कि आपकी हर एक हरकत पे अमेरिकन गवर्नमेंट की नज़र है। फ्रेंड्स, मूवी की शुरुआत में हम लॉरा नाम की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर को देखते हैं और उसके साथ हम ग्लेन नाम के एक और आदमी को देखते हैं जो कि द गार्जियन नाम के एक फेमस न्यूज़पेपर का कॉलमनिस्ट है। दोनों आज हांगकांग में है और ये दोनों ही यहाँ स्नोडेन का इंतजार कर रहे हैं, जिसके साथ ये दोनों ही आज से पहले कभी भी नहीं मिले हैं। थोड़ी ही देर में स्नोडेन वहाँ पहुँचता है। सभी एक दूसरे को एक कोड बोलते हैं जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो राइट पर्सन्स है। स्नोडेन दोनों को लेकर अपने होटल पहुँचता है और होटल रूम में पहुँच के वो सबसे पहले उनसे उनका फ़ोन लेकर माइक्रोवेव में डाल देता है, जिससे कि फ़ोन का सारा सिग्नल ब्रेक हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि वो उनका फ़ोन स्विच ऑफ भी तो कर सकता था। बिल्कुल, मैंने भी पहले यही सोचा था। आपको भी इसका जवाब जल्द मिलेगा, बस आपको थोड़ा इंतज़ार और करना है। इसके बाद लॉरा और ग्लेन दोनों स्नोडेन का इंटरव्यू लेते हैं। स्नोडेन अपनी ज़िंदगी के बारे में उन्हें बोलता है कि किस तरह से आज वो यहाँ तक पहुँचा। वो अपनी कहानी 2004 से बोलना शुरू करता है, जब वो एक आर्मी कैंप में था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि स्नोडेन आर्मी की ट्रेनिंग ले रहा है। वो हमेशा से अपने देश की सेवा करना चाहता था, लेकिन आर्मी की ट्रेनिंग उसके लिए कुछ ज़्यादा ही टफ है। फिर भी वो पूरी लगन के साथ अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने की कोशिश करता है। लेकिन एक दिन एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से स्नोडेन के पैर की एक हड्डी टूट जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। सबसे पहले उसे 4 वीक्स का रेस्ट दिया गया था। इसके बाद उसके रेस्ट का टाइम पीरियड 8 वीक तक और बढ़ा दिया गया, लेकिन उसका पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ। इसीलिए डॉक्टर्स उसे अनफिट डिक्लेयर करते हैं और इस वजह से वो अब कभी भी आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकता। इस घटना से स्नोडेन का सपना टूट गया था और वो बहुत अपसेट हो गया है। स्नोडेन को बचपन से ही कंप्यूटर में भी दिलचस्पी थी, इसीलिए स्नोडेन अब ज्यादातर समय कंप्यूटर पर बिताने लगा है। एक रात जब वो कोडिंग कर रहा था, तभी एक लड़की उसे नॉक करती है, जिसे बहुत पहले कभी स्नोडेन ने नॉक किया था। इस साइट पे उसकी मुलाकात ली नाम की एक लड़की से होती है। दोनों अब आपस में चैटिंग करने लगते हैं और अब उनमें दोस्ती भी हो गई है। स्नोडेन को पता चलता है कि ली को फोटोग्राफी का शौक है। दोनों के ख्याल भी आपस में काफी मिलते हैं। दूसरी तरफ स्नोडेन अब आर्मी से पूरी तरह से रिटायर्ड हो चुका था, तो अब वो CIA के लिए अप्लाई करता है और CIA ज्वाइन करने के लिए उसे इंटरव्यू के कई स्तरों से गुजरना पड़ता है। फाइनल स्टेज में उसे इंस्ट्रक्टर कॉर्बिन मिलते हैं। स्नोडेन अपने आंसर से कॉर्बिन को इम्प्रेस कर लेता है और इसी के साथ अपने लिए CIA में जगह भी पक्की कर लेता है। इसके बाद उसे आगे की ट्रेनिंग के लिए वर्जीनिया भेज दिया जाता है। सीन शिफ्ट होती है 2006 में। हम देखते हैं कि स्नोडेन एक लैब में है, जहां वो उस लैब के हेड ऑफिसर हैंक से मिलता है। स्नोडेन इस लैब के डिवाइसेस को देखकर बहुत खुश है, क्योंकि ये सब वही डिवाइसेस हैं जिनके बारे में उसने आज तक सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था और कभी इनका इस्तेमाल कंप्यूटर की जगह होता था। इसके बाद हम स्नोडेन को इंस्ट्रक्टर कॉर्बिन के क्लास में देखते हैं। कॉर्बिन अपने इस क्लास में सभी ट्रेनीज को एक टास्क देता है, जिसमें उन्हें सबसे पहले एक कवर्ड नेटवर्क बनाना है। दरअसल ये एक तरह का सीक्रेट नेटवर्क होता है जिसे कभी भी ट्रेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे पेयर टू पेयर नेटवर्क से बनाया जाता है, जिसमें कई सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और इस तरह के नेटवर्क में किसी भी राउटर, सॉफ्टवेयर या क्लाइंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और इस टास्क में उन्हें सबसे पहले इस नेटवर्क को बनाना है, फिर उसका बैकअप लेकर इसे डिस्ट्रॉय करना है और फिर इसे रीस्टोर भी करना है। और इन सारे कामों के लिए हर किसी को 5 से 6 घंटे का समय दिया जाता है। सभी लोग टास्क पूरा करने में लग जाते हैं, लेकिन स्नोडेन इस टास्क को महज 38 मिनटों में पूरा कर देता है। ये सुनते ही कॉर्बिन हैरान हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि आखिर इतना टाइम टेकिंग टास्क स्नोडेन ने इतनी जल्दी कैसे कर दिया है। इसीलिए वो उसकी सीट पे ये चेक करने के लिए जाता है। स्नोडेन उसे बोलता है कि आपने इस काम के लिए कोई रूल नहीं बताया, इसीलिए मैंने रीस्टोर प्रोसेस को ऑटो कर दिया है, जिससे मेरा काम जल्दी खत्म हो गया। स्नोडेन की बातें सुन के कॉर्बिन इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद आगे ऐसे ही उनकी ट्रेनिंग चलती रहती है और ट्रेनिंग के दौरान उन्हें नई नई चीजें सीखने को मिलती है।
आगे हम देखते हैं कि स्नोडेन और लिंडसी यानी ली पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत इंजॉय भी करते हैं। इधर ट्रेनिंग के दौरान हम कॉर्बिन के हाथ में एक न्यूज़पेपर देखते हैं जिसमें एक आर्टिकल है कि बुश को कॉलर्स को स्पाई करने की परमिशन मिल गई है, यानी कि अब गवर्नमेंट चाहे तो किसी के ऊपर भी निगरानी रख पाएगी, लेकिन कानून के मुताबिक ये लॉ सिर्फ क्रिमिनल्स के ऊपर ही लागू किया जा सकता है। इसके बाद कॉर्बिन फीजा यानी फॉरेन इंटेलिजेंस सर्वर एक्ट के बारे में बताता है। इसके अंतर्गत अगर हमें किसी के ऊपर कोई डाउट हो तो इसके लिए हमें फीजा ऑर्डर लेना पड़ता है और कई बार ये ऑर्डर किसी सीक्रेट कोड के थ्रू आता है, जिससे सस्पेक्ट को इस बात की भनक तक ना लगे कि उसके ऊपर स्पाई किया जा रहा है। इसीलिए ये केसेस बहुत सीक्रेटली चलते हैं, यानी इस तरह की जानकारी कभी भी हमें न्यूज़पेपर से नहीं मिल सकती। अगले सीन में हम देखते हैं कि कॉर्बिन और स्नोडेन ट्रेनिंग कैंप के बाहर मिलते हैं। कॉर्बिन उसे बोलता है कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि वॉर का तरीका बदल गया है। लोग पहले की तरह लड़ाई में अपनी जान नहीं गंवाएंगे, बल्कि वॉर अब साइबर स्पेस में होंगे। कॉर्बिन आगे बोलता है कि हम बहुत भयंकर चीजों से घिरे हुए हैं। यहाँ कॉर्बिन का मतलब फोन, लैपटॉप और तरह तरह के सॉफ्टवेयर से है। इसीलिए हमें तुम जैसे लोगों की जरूरत है जिससे कि हम इन सब का सामना कर पाए। कहानी वापस प्रेजेंट में 2013 में आती है। स्नोडेन के रूम में मैक नाम का एक आदमी आता है और मैक भी ग्लेन की ही तरह द गार्जियन में काम करता है। वो स्नोडेन को बोलता है कि हम कैसे यकीन करें कि तुम CIA एजेंट हो। स्नोडेन अब अपना पासपोर्ट और CIA का ID शो करता है, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि स्नोडेन वाकई एक CIA एजेंट है। मैक स्नोडेन से पूछता है कि तुम CIA के बारे में बोल रहे हो, क्या तुम्हें इसके रिएक्शन के बारे में पता है? स्नोडेन बोलता है हाँ, मुझे पता है। वो लोग मुझे जेल में डाल देंगे और मेरी फैमिली और फ्रेंड्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। वो आगे बोलता है कि मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि द गार्जियन एक बड़ा नाम है, इसे दुनिया में हर कोई जानता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ पूरी दुनिया सुने। इसके बाद लोग ही डिसाइड करेंगे कि कौन गलत है, मैं या गवर्नमेंट। ये बोलते हुए स्नोडेन मैक को एक मेमोरी कार्ड देता है। साथ ही वो बोलता है कि CIA को जल्द ही पता चल जाएगा कि मैंने सब कुछ लीक कर दिया है और क्योंकि आप लोग मुझे मिले हैं तो वो आप लोगों को भी फॉलो करेंगे, इसीलिए आपको इस मामले में थोड़ा सेफ रहना होगा। इसके बाद मैक वहाँ से निकल जाता है और बाहर आके वो अपने ऑफिस में कॉल करके बोलता है कि ये आदमी सच में CIA से है और इसके पास एक बड़ी न्यूज़ है और क्योंकि ये न्यूज़ गवर्नमेंट के खिलाफ है तो कोई भी इसे पब्लिश नहीं करेगा। लेकिन ऑफिस से उसे जवाब मिलता है कि टेंशन मत लो, हमारे पास लॉयर्स की एक बड़ी टीम है, वो सब हैंडल कर लेंगे, बस तुम कंटिन्यू करो। इसके बाद वो वापस स्नोडेन के रूम में आता है और बोलता है कि हम शुरू कर सकते हैं। अब स्नोडेन अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बोलता है जिसका नाम था एक्सकी स्कोर, जिसका इस्तेमाल डाटा सर्च करने के लिए होता था। मैक पूछता है किस तरह का डेटा? स्नोडेन बोलता है कुछ भी, आपको जिस तरह का भी डेटा चाहिए, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके बाद स्नोडेन 2007 की स्विट्जरलैंड की एक घटना सुनाता है जहां वो CIA का कंप्यूटर नेटवर्क हैंडल करता था, लेकिन उसका बॉस उससे बहुत नाराज था क्योंकि स्नोडेन ने उनके HR यानी ह्यूमन रिसोर्सेज की साइट को हैक किया था और इसके लिए उसकी कंप्लेंट भी हुई थी। तब स्नोडेन अपने बॉस को बोलता है कि आपने ही तो वेबसाइट के फ्लो को चेक करने के लिए बोला था, इसीलिए मैंने उसे हैक किया जिससे मैं वेबसाइट के फ्लो को चेक कर पाऊँ। बॉस पूछता है क्या तुम्हारे पास इसका कोई सोल्यूशन है? स्नोडेन बोलता है हाँ, वो मैंने आपको पहले ही सबमिट कर दिया। बॉस इस जवाब को नजरअंदाज करते हुए बोलता है ठीक है, लेकिन आगे से मैं तुम्हारी कोई भी कंप्लेंट नहीं सुनना चाहता। बॉस की खरी खोटी सुनने के बाद स्नोडेन अपना माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ CDs डिस्ट्रॉय करता है जिसका डेटा खुद CIA भी नहीं रखना चाहती। ठीक उसी समय वहाँ गैब्रियल नाम का एक और CIA एजेंट आता है। वो उसे एक्सकी स्कोर के बारे में बोलता है कि वो किसी भी समय किसी का भी ईमेल और चैट, इवन कॉल रिकॉर्ड भी सुन सकता है। हालांकि स्नोडेन उसे ये नहीं बोलता है कि ये प्रोग्राम उसी ने ही बनाया है। सीन चेंज होती है, हम देखते हैं कि स्नोडेन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक पार्टी में है। यहाँ उसकी मुलाकात उसके एक CIA फ्रेंड से होती है। वो स्नोडेन को बोलता है कि कॉर्बिन ने तुम्हें एक नया काम दिया है। ये बात सुन के स्नोडेन बहुत खुश होता है। उसका दोस्त उसे बोलता है कि यहाँ बहुत सारे बैंकर्स मौजूद है, इनमें से किसी का लिंक टेररिस्ट से है, तुम्हें ये पता करना है कि वो कौन है। और इस काम के लिए स्नोडेन अपनी गर्लफ्रेंड की मदद लेता है जो कि बातें करने में माहिर है। ली स्नोडेन की मुलाकात मॉर्वन नाम के एक आदमी से करवाती है जो कि एक बैंकर है। स्नोडेन उन्हें बोलता है कि मेरे बहुत पैसे डूब गए हैं और मैं उन्हें वापस पाना चाहता हूँ। वो आगे बोलता है आपको तो पता ही है कि मैं IT डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने ऐसा कुछ ढूंढ लिया है जिसकी मदद से मैं पूरे मार्केट को कंट्रोल कर सकता हूँ। मार्वन उससे पूछता है कि तुमने अब तक कितना पैसा डुबोया है? स्नोडेन बोलता है 45,000।
इसके बाद अपने ऑफिस वापस आके स्नोडेन और गैब्रियल मिलकर मार्वन की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि स्नोडेन को मार्वन की कोई वीक पॉइंट मिल जाए और वो उसे ब्लैकमेल करके इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। तब गैब्रियल स्नोडेन को मार्वन की बहन की एक लाइव वीडियो दिखाता है। स्नोडेन ये देख के हैरान हो जाता है। वो गैब्रियल से पूछता है कि हम कैसे इसे लाइव देख पा रहे हैं। तब गैब्रियल उसे बोलता है कि अगर हम चाहें तो किसी की भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं और ये हम किसी के भी फोन और लैपटॉप के कैमरे को एक्सेस करके करते हैं। और खास बात ये है कि इसके लिए ये जरूरी नहीं कि उसका फोन या लैपटॉप ऑन होना चाहिए। अगर लैपटॉप या फोन ऑफ भी है तब भी हम उसे एक्सेस कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि हम उसे देख रहे हैं। गैब्रियल स्नोडेन से बातें करते हुए मार्वन की वाइफ, सिस्टर और उसकी बेटी को भी स्पाई करता है, लेकिन स्नोडेन को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो गैब्रियल को बोलता है कि तुम सिर्फ मार्वन को ही फॉलो करो, बाकी किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बातों बातों में गैब्रियल मार्वन की बेटी की इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। तब स्नोडेन उसे पूछता है कि क्या हम मार्वन की बेटी का फेसबुक अकाउंट चेक कर सकते हैं। गैब्रियल बोलता है क्यों नहीं, और 2-4 क्लिक में ही वो मार्वन की बेटी का फेसबुक अकाउंट ओपन कर लेता है। उसके अकाउंट से हुई कुछ चैटिंग से उन्हें पता चलता है कि मार्वन की बेटी का बॉयफ्रेंड और इसकी मॉम अमेरिका में इलीगल तरीके से रहते हैं। स्नोडेन बोलता है ओके, मुझे सिर्फ यही चाहिए। इसके बाद हम स्नोडेन, उसका दोस्त जिसने उसे ये टास्क दिया था और मार्वन को एक पब में देखते हैं। स्नोडेन का दोस्त उसे बोलता है कि तुमसे डिपार्टमेंट बहुत खुश है क्योंकि तुमने बहुत जल्दी मार्वन के कमजोर नर्व्स को पकड़ लिया है। उसी समय मार्वन बहुत ज्यादा शराब के नशे में आके स्नोडेन के दोस्त को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसकी बेटी ने बहुत सारा स्लीपिंग पिल्स खा लिया था, लेकिन स्नोडेन के दोस्त की मदद से अब वो ठीक है। मौका देखकर स्नोडेन का दोस्त उसे बोलता है कि मार्वन अभी नशे की हालत में है, अब हम उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट करेंगे और उसे ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में पकड़ के जेल में डाल देंगे और जेल से निकाल के एक बार फिर से उसकी मदद करेंगे और ऐसा करने से बाद में वो हमारे काम आएगा। लेकिन स्नोडेन को इस तरह से किसी के साथ खिलवाड़ करना अच्छा नहीं लगता। वो अपने दोस्त को ऐसा करने से मना करता है और बोलता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं जाके उसे सब कुछ बोल दूंगा। इस पर उसका दोस्त उसे धमकी देते हुए बोलता है कि अगर मार्वन पकड़ा गया तो उसे सिर्फ 2 साल की सजा होगी, लेकिन अंडरकवर एजेंट होते हुए तुमने किसी के पर्सनल डिटेल्स लीक की है, इसके लिए तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल की सजा होगी। इसीलिए स्नोडेन चुप रहता है। आगे हम ली और स्नोडेन को एक साथ में देखते हैं। ली नोटिस करती है कि स्नोडेन के लैपटॉप के वेबकैम के ऊपर टेप लगा हुआ है। ली उस टेप को उतारने ही वाली थी कि स्नोडेन उसे मना कर देता है। वो बोलता है कि रशियन हैकर्स अटैक कर रहे हैं और वो वेबकैम भी एक्टिवेट कर सकते हैं। चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है और ये सब मुझे डिस्टर्ब भी कर रही है। ली नासमझ की तरह बोलती है तुम परेशान मत हो क्योंकि ये इतना भी बड़ा मैटर नहीं है। उसकी ये बचकानी बातें सुन के स्नोडेन को थोड़ा गुस्सा आता है। स्नोडेन उसे बोलता है कि तुम्हें ये सब सिंपल लग रहा है, कैसा होगा कि अगर 24 घंटे तुम्हें कोई देखता रहे तो। ली बोलती है देखने दो, मेरे पास वैसे भी कुछ छुपाने के लिए नहीं है। तब स्नोडेन उसे बोलता है कि कल तुम्हारा कंप्यूटर ऑन था और मैंने तुम्हें उसी साइट पर देखा जहां हम मिले थे और मुझे ये भी पता है कि तुम वहां किसी और को ढूंढ रही थी। लेकिन स्नोडेन की ये बातें ली को पसंद नहीं आती कि स्नोडेन ने उसका लैपटॉप चेक किया। वो स्नोडेन के करीब आती है और उससे माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पता है कि अभी बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन परेशान मत हो, ये समय भी निकल जाएगा। उधर प्रेजेंट में मैक और ग्लेन आपस में ये बातें कर रहे हैं कि अगर ये स्टोरी हम लोगों के सामने सही तरीके से पेश नहीं कर पाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और इस पे कोई भी फोकस नहीं करेगा, साथ ही द गार्जियन भी बंद हो सकता है। तब मैक स्नोडेन को बोलता है कि तुम्हें एक सीनियर जर्नलिस्ट की जरूरत है जो इस मामले को सही से पेश कर पाए। स्नोडेन बोलता है कि स्टोरी किस तरह से लोगों के सामने लाना है ये सब आपकी जिम्मेदारी है, मैं आप लोगों के ऊपर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। मैक बोलता है ठीक है, थोड़ी देर में हमारे एडिटर्स और सीनियर पर्सन व्हाइट हाउस में कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनसे परमिशन लेने की कोशिश करेंगे। आगे वो जो डिसाइड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के दौरान स्नोडेन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर लॉरा को अपने 2009 की एक स्टोरी सुनाता है जब वो एपिक शेल्टर नाम का एक बैकअप सॉफ्टवेयर बना रहा था। अगर कभी भी CIA पे कोई साइबर अटैक हुआ तो उनका सारा डेटा वहां जाके सेव हो जाएगा, जो स्नोडेन ने अकेले ही CIA के लिए बनाया था। वहीं हम देखते हैं कि NSA जापान को अपनी टेक्नोलॉजी से इम्प्रेस करना चाहता है। तब स्नोडेन उन्हें एक ड्रोन शॉट दिखाता है जिसकी मदद से लाइव किसी भी जगह का ड्रोन शॉट देख सकते हैं। NSA अपनी ही तरह जापान को भी अपने देश की जनता का मोबाइल, लैपटॉप आदि ट्रेस करने का आइडिया देता है, लेकिन जापान ऐसा करने से साफ मना कर देता है। दरअसल जापान इस तरह के काम को सपोर्ट ही नहीं करता। उनके मना करने के बावजूद भी CIA जापानीज का फोन ट्रैक करते हैं और जब उन्हें जापानीज के कम्युनिकेशन का फुल एक्सेस मिल जाता है तब वो उनके मेन सर्वर में घुस के एक स्लीपर्स प्रोग्राम इंस्टॉल कर देते हैं
जो कि उनके हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर लाइन से कनेक्टेड है। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि अगर कभी ऐसा हो जब जापान उनके खिलाफ हो जाए तो वो सिर्फ एक ही क्लिक से जापान को ठप कर देंगे। और ये सॉफ्टवेयर उन्होंने सिर्फ जापान के सर्वर में ही नहीं बल्कि कई देशों के सर्वर में इंस्टॉल कर दिया है। और इसके जवाब में उनका ये कहना है कि वो ऐसा सिर्फ टेररिज्म को रोकने के लिए ही कर रहे हैं, इसके अलावा उनका और कोई मोटिव नहीं है। लेकिन असल में ये बाकी के देशों की इकोनॉमी को कंट्रोल करने का एक टूल है। प्रेजेंट में स्नोडेन बोलता है कि जब वो CIA के लिए काम करता था तब उसे सॉल्यूशन ट्रैकर नाम दिया गया था। फ्लैशबैक में स्नोडेन कॉर्बिन से मिलता है। कॉर्बिन उसे एक टास्क देता है, लेकिन इस मिशन को शुरू करने से पहले स्नोडेन का एक लाई डिटेक्शन टेस्ट होता है, जो कि इस काम में एक आम बात है। समय समय पर इनके एम्प्लॉयज का ये टेस्ट होता रहता है। कहानी सीधे 2012 में आती है। अब स्नोडेन NSA के हेड ऑफिस में काम करता है और उसके ऑफिस में एक स्कैनिंग मशीन है, जहां हर एक एम्प्लॉय को ऑफिस में इन और आउट होते समय फुली चेक किया जाता है, जिससे कि कोई भी यहाँ से कोई डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक आइटम छिपा के ना ले जा पाए। अंदर आके वो गैब्रियल से मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों कभी CIA में एक साथ काम किया करते थे। अंदर जाके दोनों अपने बॉस जेम्स से मिलते हैं। जेम्स उन्हें बोलता है कि अब तुम्हें एंटॉर्क यानी डिफेंस टीम के साथ काम करना है। इसके बाद उसकी मुलाकात हाइंस नाम के एक आदमी से होती है, जो कि स्नोडेन का वर्किंग पार्टनर होने वाला है। हाइंस साइन लैंग्वेज यानी इशारे में भी बात कर सकता है। यहाँ हमें पता चलता है कि स्नोडेन को भी साइन लैंग्वेज आती है, इसीलिए वो अपने पार्टनर के साथ काम करने के लिए थोड़ा एक्साइटेड है। अब हाइंस स्नोडेन और जेम्स को एक ड्रोन शॉट दिखाता है। साथ ही वो एक लड़की को इसका लोकेशन बताता है। लोकेशन बताते ही लड़की वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट करती है। तब स्नोडेन बोलता है कि हमें कैसे पता चला कि वहाँ पे गलत लोग हैं। जेम्स बोलता है कि हम फोन कॉल्स और उनका मैसेज ट्रैक करते हैं। स्नोडेन फिर पूछता है कि हमें कैसे पता चला कि उस फोन को इस्तेमाल करने वाला ही वहाँ मौजूद है। तब हाइंस बोलता है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जेम्स बोलता है कि हमें पता है, क्योंकि वहाँ हमारे बहुत सारे फील्ड एजेंट्स मौजूद हैं जो ये कंफर्म करते हैं। स्नोडेन उस प्रोग्राम का नाम पूछता है जिसके अंतर्गत ये सारा काम किया जा रहा है। बॉस बोलता है एपिक शेल्टर। ये सुनते ही स्नोडेन बोलता है बुरे वक्त के लिए। जेम्स बोलता है तुम्हें इस बारे में कैसे पता? स्नोडेन बोलता है क्योंकि मैंने ही इसे बनाया था, तो मेरे अलावा और कौन जान पाएगा। इसके बाद स्नोडेन बोलता है ये तो हुई एपिक शेल्टर के बारे में बात, लेकिन अभी हम ऐसे कई प्रोग्राम्स यूज करते हैं जिसे हैक करना इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ जिसे सैटेलाइट के साथ कनेक्ट किया जा सके और एक डेटाबेस का बंच तैयार हो, एक इंडेक्स की तरह, और जो रियल टाइम में अपडेट होता रहे। ऑलरेडी हमारे पास एपिक शेल्टर है जो कि डेटा कलेक्ट करता है, तो अब हमें एक ऐसा वेब चाहिए जिसके अंदर सर्च और कई सारी एक्टिविटीज किया जा सके। जेम्स बोलता है कि हमें इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। वो आगे स्नोडेन से पूछता है कि क्या तुमने इसे कोई नाम दिया है? स्नोडेन बोलता है हाँ, इसका नाम है हार्टबीट। ठीक उसी समय उसके सामने एक और बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें एक कार टारगेट पॉइंट पे था और इस कार के आसपास कुछ बच्चे और औरतें थी, लेकिन वो लोग इस ओर ध्यान ही नहीं देते और सभी को एक साथ उड़ा देते हैं। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि इस घटना ने स्नोडेन को अंदर तक झकझोर दिया है। इसके बाद वो अपनी टीम को एक मैप दिखाता है जो कि डेटा कलेक्टिंग मैप है, और ये उसने तब बनाया था जब वो हार्टबीट पे काम कर रहा था। इस मैप पे वो उन्हें 1 मंथ का डेटा कलेक्शन दिखाता है, जिसमें पिछले 1 महीने में जितनी ईमेल और जितनी स्काइप पे कॉल हुई है उसका डेटा है, और इसमें सबसे ज्यादा ईमेल्स और कॉल्स US में ही हुई है, जो कि रशिया से डबल है। उसी समय जेम्स वहां पहुंचता है और वो स्नोडेन के स्क्रीन पे ओपन मैप को देख के उसके बारे में पूछता है। स्नोडेन जेम्स को मैप दिखाते हुए बोलता है कि मैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए इनसे कुछ डिस्कशन कर रहा था, लेकिन ये बात जेम्स को पसंद नहीं आती कि ये सारी जानकारी जेम्स और स्नोडेन के अलावा और किसी को पता चले। स्नोडेन बोलता है ठीक है, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। उसी रात स्नोडेन अपनी टीम के साथ एक पार्टी कर रहा था, लेकिन अचानक वो बेहोश हो जाता है। थोड़ा रिलैक्स होने के बाद वो कॉर्बिन के साथ एक मीटिंग करता है। स्नोडेन उन्हें जेम्स के बारे में बोलता है कि वो नहीं चाहता कि मैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में किसी से डिस्कस भी करूं। तब कॉर्बिन इसे समझाते हुए बोलता है कि टीम मेंबर्स होने के साथ साथ वो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स भी हैं, इसीलिए जेम्स नहीं चाहता कि तुम उनसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करो। स्नोडेन बोलता है कि हार्टबीट एक टफ प्रोजेक्ट है, इसके लिए मुझे अपने टीममेट्स की मदद तो लेनी ही पड़ेगी। कॉर्बिन बोलता है मुझे पता है और मैं तुम पे भरोसा भी करता हूँ। स्नोडेन कॉर्बिन से पूछता है कि आपने ट्रेनिंग के फर्स्ट क्लास में वीज़ा के बारे में बताया था, जिसमें आपने एक अप्रूवल भी लिया था। जवाब में कॉर्बिन इसकी बातों को घुमाते हुए बोलता है कि कभी कभी सच्चाई छुपानी भी पड़ती है। वो आगे स्नोडेन से पूछता है कि क्या कभी तुमने कोई अनएक्सेस्ड प्रोग्राम को हैक किया है? स्नोडेन बोलता है हाँ किया है, लेकिन जब यही सवाल स्नोडेन से लाई डिटेक्टिंग टेस्ट के दौरान पूछा गया था तब उसने झूठ बोला था कि उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया है। अब स्नोडेन कॉर्बिन को बोलता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड पे शक करता था, इसीलिए मैंने उसका फोन हैक किया था।
कॉर्बिन बोलता है, मुझे पता है कि जो इस काम में है उनका रिलेशन ज्यादा दिनों तक नहीं चलता, लेकिन तुम परेशान मत हो। ली का वो फोटोग्राफर फ्रेंड सिर्फ उसका फ्रेंड ही है, उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुन के स्नोडेन और कोई क्वेश्चन नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो ली से मिलता है और उसे घर से बाहर ले जाके बोलता है कि तुम्हारा फोन और लैपटॉप बार बार हैक किया जा रहा है और ये भी हो सकता है कि इस घर में कोई माइक्रोफोन या कोई हिडन कैमरा लगा हुआ है। ये सब सुन के ली परेशान हो जाती है। वो स्नोडेन को पूछती है, लेकिन इन सब के पीछे कौन है? स्नोडेन बोलता है, CIA का मेन ऑफिसर इसके पीछे है। वो ली को बोलता है कि अभी हम घर के अंदर जाएंगे और नॉर्मल बिहेव करेंगे। अगर तुम्हें किसी पे कोई डाउट हो तो मैंने तुम्हारे लैपटॉप में एन्क्रिप्टेड ईमेल सेटअप कर दिया है, तुम मुझे वहीं से ईमेल करना। वो आगे ली को बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फैमिली के पास वापस जाओ और उन्हें मेरे बारे में बोलना कि मैं एक बिजनेस ट्रिप पे गया हूँ, और अपने बारे में तुम बोलना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तुम्हें वापस लौटना पड़ा। ली पूछती है, क्या तुम सच में जा रहे हो? स्नोडेन बोलता है, हाँ, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए। और इसी के बाद ही स्नोडेन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर लॉरा को ईमेल करता है उससे मिलने के लिए। ईमेल करने के बाद स्नोडेन अपने ऑफिस जाता है। ऑफिस पहुंच के वो देखता है कि आज ऑफिस में सभी लोग कहीं थोड़े बिजी दिख रहे हैं। इस मौके का फायदा उठा के स्नोडेन वो सारा डेटा एक मेमोरी में कलेक्ट करता है जो NSA और CIA जैसे डिपार्टमेंट आम लोगों से छुपाते हैं। उसी समय जेम्स और हाइंस को अपने कैबिन में आते देख स्नोडेन हड़बड़ी में मेमोरी निकाल लेता है, जबकि एक फाइल कॉपी होना तो रह ही गया था, लेकिन हड़बड़ी की वजह से मेमोरी उसके हाथ से छूट के नीचे गिर जाता है। हाइंस से नोटिस कर लेता है और जेम्स के देखने से पहले ही वो अपना पैर उस मेमोरी के ऊपर रख देता है। जेम्स के जाने के बाद स्नोडेन हाइंस को साइन लैंग्वेज में बोलता है कि मैं जा रहा हूँ और कभी भी वापस नहीं आऊंगा। हाइंस भी साइन लैंग्वेज में बोलता है, तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़ के जा रहे हो, वो भी उस कैप्टन अमेरिका के साथ। स्नोडेन बोलता है, मेरे जाने के बाद शायद NSA तुमसे पूछताछ करे। हाइंस बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता। इसके बाद स्नोडेन एक रूबिक क्यूब में उस मेमोरी को छुपा देता है और आज अपने ऑफिस से निकलते समय वो थोड़ी सी चालाकी करता है। स्नोडेन अपने हाथ में रखी रूबिक क्यूब को गार्ड की तरफ चैलेंज करते हुए उछालता है कि मेरे निकलने से पहले इसे सॉल्व करके दिखाओ, और खुद स्कैनर मशीन से निकल जाता है। मशीन से निकल के वो गार्ड से अपना पजल ले लेता है। पजल स्कैनर मशीन के अंदर से नहीं गुजरा है तो किसी को पता भी नहीं चलता कि उसके अंदर क्या है। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ सभी मीटिंग कर रहे हैं। अब द गार्जियन को कोर्ट का ऑर्डर मिल गया है, इसीलिए वो इस न्यूज़ को पब्लिश कर देते हैं और अब स्नोडेन का ये इंटरव्यू सारे न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल में भी दिखाया जा रहा है। साथ ही स्नोडेन मैक को सारे फाइल्स का एक्सेस दे देता है और बोलता है कि मैंने अपना सारा एक्सेस डिलीट कर दिया है और ये डेटा अब सिर्फ तुम्हारा है। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है क्योंकि FBI उसे पागलों की तरह ढूंढ रही है, इसीलिए वो एक छोटे से जगह जाके अंडरग्राउंड हो जाता है और कई दिन इसी तरह गुजारता है। मामला शांत होने के बाद वो रशिया चला जाता है। यहाँ विकिलीक्स की एक लॉयर उसकी बहुत मदद करती है और क्योंकि अमेरिका और रशिया एक दूसरे के दुश्मन हैं, इसीलिए उनका पर्दाफाश करने के लिए रशिया स्नोडेन को अपने देश में शरण देती है और किसी भी कीमत पर वो स्नोडेन को अमेरिका नहीं भेजना चाहते। और अब मॉस्को में स्नोडेन अपनी गर्लफ्रेंड ली के साथ बहुत ही खुशी से रहता है। मूवी के लास्ट सीन में हम ओरिजिनल स्नोडेन को देखते हैं जिसने असल में इस काम को किया है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप चाहेंगे कि 24 घंटे आपके ऊपर किसी की नजर रहे, यानी आपका फोन कॉल, ईमेल, मैसेजेस ये सब कोई देख पाए। मेरे ख्याल से आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। जैसा कि मैंने मूवी की शुरुआत में ही बोला था, आप सोचते होंगे कि फ़ोन या लैपटॉप ऑफ कर देने से आपको ट्रैक नहीं किया जा सकता, लेकिन आप बिल्कुल गलत हैं। आपके ऊपर हमेशा किसी की नज़र बनी हुई है। आप हमेशा एक जेल में कैद हैं, जिसे हम डिजिटल जेल भी बोल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।